अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ज़ी। आज हम जनरल साइंस जीएसई 101 का बायोलॉजी के पोर्शन का लेक्चर नंबर 35 से लेके 41 तक पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 35 ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ब्लड सर्कुलेटरी फ्लूइड से लेकर हम फूड चेन एंड फूड वेब तक इसको कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 35 जो कि बायोलॉजी के पोर्शन का लेक्चर नंबर 7 है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ब्लड द सर्कुलेटरी फ्लूइड। वाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो ज़रूरत है वो हमारी बॉडी में क्यों है। Organisms have to exchange material with the environment. They also need to distribute nutrient, gases and metabolic products within their bodies. Living organism acquire energy or food from the environment. हमें चलने फिरने काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि हमें फूड से मिलती है। दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी एंड फूड विद इन द बॉडी। अब जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर से हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी प्रोसेस करती है और जिस जिस ऑर्गन को जिस जिस जगह पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो पहुंचानी होती है। तो इसलिए हमारी बॉडी का अपना एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। नीड एंड इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर बॉडीज़। हमारी बॉडी में हम लोग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। नीड टू रिमूव टॉक्सिक मटेरियल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर बॉडीज़। हम जो खाना खाते हैं वो सारा का सारा उसके अंदर यूज़फुल चीज़ें तो नहीं होती, कुछ चीज़ें उसके अंदर से कुछ चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और कुछ जो होती हैं वो रेजिडुअल होता है, उसमें से कोई मटेरियल जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो उसका एक सिस्टम होता है जो कि हमारा यूरिन सिस्टम या हमारा स्टूल पास करने का सिस्टम जो है उसके ज़रिए हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं बाहर निकाल दिए जाते हैं। हैव टू डिस्ट्रीब्यूट हार्मोन एंड अदर मटेरियल इन द बॉडी, हैव टू एक्सचेंज मटेरियल विद द एनवायरनमेंट। For all that they require a transport system. Transport system in a organism. A transport system should fulfill the requirement of the organism for all of the above function like nutrient distribution or gas exchange. We take some examples here. Unicellular में है अमेबा की, सिंपल मल्टीसेलुलर में स्पॉन्जेस और हाइड्रा आ जाती हैं, फिर प्लांट्स और एनिमल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। Unicellular organism have a simple body, just one cell. Their requirements are also few क्योंकि वो उनका सेल ही एक है, उसकी बॉडी बहुत छोटी है, इसलिए उसको ट्रांसपोर्ट ज़्यादा दूर तक तो चीज़ें करनी नहीं पड़ती, इसलिए उसका सिस्टम छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल एमेबा परफॉर्म द ट्रांसपोर्ट वाया cytoplasmic streaming, which is the movement of their cytoplasm and few organelles. Food vacuole distribute the food in the body. Contractile vacuoles remove the water from the body. साइटोस्केलेटन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ ऑल द अबव पार्ट्स। तो ये इसका छोटा सा फंक्शन होता है। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें हाइड्रा की एग्जांपल आ जाती है। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मटेरियल बाय सिंपल मेथड लाइक हाइड्रा हैव अ माउथ एंड अ बॉडी कैविटी। उसकी एक माउथ होता है और एक बॉडी कैविटी होती है। वाटर एंटर्स टू माउथ एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस इन द बॉडी कैविटी। तो उसकी बॉडी पानी जो है उसकी माउथ से अंदर जाता है और बॉडी कैविटी के ज़रिए वो पुक्ली पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बॉडी विल आल्सो एक्सचेंज मटेरियल विद द वाटर आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म इज एक्वेटिक, hence water acts as a medium of transport. Few cells are help in transport which are present inside the body towards body cavity. A transport system in plants. Transport in plants occur by roots and conducting tissues कल्प जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज जो होते हैं उनके ज़रिए ट्रांसपोर्ट हो रही होती है इनकी। और रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मटेरियल फ्रॉम द सॉइल। जो रूट्स होती हैं उसके ज़रिए जो है पानी और उसका मटेरियल जो है सारा का सारा इकट्ठा हो जाता है। प्लांट्स रिमूव वाटर थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब अगर वाटर ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में आ गया, जैसे बारिश वगैरह हुई, कोई चीज़ हुई है, ज़्यादा पानी अंदर एब्जॉर्ब हो गया, तो इनका एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन, उसके ज़रिए एक्सेसिव वाटर जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। द लीव्स हैज़ गार्डिक ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा विच ओपन एंड क्लोज टू रिमूव वाटर। स्टोमेटा जो होते हैं उनके ज़रिए है पानी को रिमूव किया जाता है एक्सेसिव जो होता है। ट्रांसपोर्ट इन एनिमल। एनिमल्स हैव अ सिस्टम कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट
There are two kinds of system called an open circulatory system and a closed circulatory system. In an open circulatory system, the circulatory fluid is freely moving in the body cavity, bathing tissues, and there is an pumping heart or hearts. एक से ज़्यादा दिल भी होते हैं कुछ organisms में. But these only send blood to some vessel which are then connected to body cavity. वो freely moving होता है, open circulatory system होता है, जिसकी एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी भी हुई है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इसमें हीमोलिम्फ वो फ्लूइड होता है जो पूरी बॉडी में मूव कर रहा होता है. इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड नेवर लीव्स द वेसल एंड हार्ट एंड इज ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द वेसल. वो उसके अंदर परमानेंटली घूम रहा होता है, फुल बॉडी में सर्कुलेट हो रहा होता है. वो क्लोज्ड होता है, वो बंद होता है. वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज के अलावा बाहर कोई खून नहीं होता. और ये वाली एग्जांपल ओपन हार्ट जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की थी और ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की है. बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड इज द सर्कुलेटरी फ्लूइड विच इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट. ब्लड वेसल्स आर ट्यूबुलर फॉर्म system for transfer of blood within the body. Heart is the pumping organ that pumps the blood towards the body. Composition. ब्लड कंपोजिशन में प्लाज्मा होता है और सेलुलर कंटेंट्स होते हैं. सेलुलर कंटेंट्स में रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स ऐसी चीज़ें आ जाती हैं. ह्यूमन ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड सेलुलर कंटेंट. प्लाज्मा इज द फ्लूइड विद डिजोल्व एंड अनडिजोल्व मटीरियल. इसके अंदर कुछ चीज़ें डिजोल्व हुई भी होती हैं और अनडिजोल्व भी होती हैं. कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर विच हैव मैनी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटीरियल डिजोल्व इन इट. Cellular content consists of red blood cell, white blood cell, and platelets. Red blood cells are also called erythrocytes and white blood cells are called leukocytes. Plasma consists of 55% of blood. Cell constitute 45% of the blood. Average human body has about 5 liters of blood. पूरे के पूरे जितना मर्जी भरा बंदा है, एक एवरेज दे रहे हैं. कुछ लोगों में 7 लीटर भी होता है और कुछ में कम होता है. ये एवरेज एक रेंज है कि 5 लीटर ऑफ ब्लड. ब्लड कंटेंट्स कुड बी सेपरेटेड बेस्ड अपॉन देयर डेंसिटीज एंड वेट्स बाय वेरियस मेथड्स इंक्लूडिंग सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेडिमेंटेशन. आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक चीज़ की ज़रूरत होती है. जैसे कुछ पेशेंट्स में प्लेटलेट्स की अगर ज़्यादा कमी हुई हो तो उनको ओवरऑल खून प्रोवाइड नहीं किया जाता बल्कि प्लेटलेट्स की किट लगाई जाती है. तो वो इन सेंट्रीफ्यूगेशन और सेडिमेंटेशन ये मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से ब्लड्स के कंस्टिट्यूएंट्स को अलग करके उसकी किट बना के वो लगाई जाती है. ये अगर इतना ब्लड है तो यहाँ भी तो दिखाया कि इतना पोर्शन रेड ब्लड सेल का होता है, इतना वाइट ब्लड सेल प्लेटलेट्स का होता है, इतना प्लाज्मा का होता है. नाउ ब्लड प्लाज्मा. Blood plasma consists of 55% of blood. It consists of 92% water, 0.9% of it consists of salts, जो कि ये कुछ salts के नाम दिए हैं, NaCl, Mg, Zn, ions, etc. The salt maintain the pH of the blood. Plasma has 7 to 9% part consists of proteins. Important protein include antibodies, fibrinogen, and albumin. Plasma also contains digested food, nitrogenous waste, hormone, respiratory gases, etc. Blood cell and cell-like bodies. Cell-like bodies में platelets आ जाते हैं और blood cell में white blood cell और red blood cell आ जाते हैं. Cellular components of blood consist of erythrocyte, leukocyte, thrombocyte. Erythrocytes, red blood cells carry oxygen with the help of a protein called hemoglobin. हेमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जिसके ज़रिए से ऑक्सीजन ये कैरी करता है. इन मैन 5 to 5.5 मिलियन सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब रेड ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट. दिस नंबर इज 4 to 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब इन वुमेन. Men have usually larger bodies and more muscles mass so that the demand for oxygen is more than women. Leukocyte white blood cells are categorized into two kinds. Granuloleucocytes and granuloleucocytes. Granuloleucocytes are those white blood cells which has non-granulated cytoplasm. These include monocytes and lymphocytes. Granuloleucocytes are those white blood cells which have granulated cytoplasm. These include basophils, eosinophils, and neutrophils. Platelets are the third type of cells, or we can call as cell-like bodies. These are formed by
फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ सिंगल सेल कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट। ये यहाँ उन्होंने एक पिक्चर डायग्राम दे दी है डिफरेंट सेल्स की, और यहाँ नीचे प्लेटलेट्स की भी दी हुई है। ब्लड ग्रुप्स इन द ह्यूमन बींग्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपको पता है कि ए बी और ओ, ये हमने ब्लड ग्रुप्स पढ़े हुए हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में पाए जाते हैं। ब्लड सेल्स हैव अ स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस कॉल्ड एंटीजेंस विच आर मीन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ये जिनमें होती हैं एंटीजन उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, जिनमें नहीं होती उनको हम नेगेटिव कहते हैं। About 29 groups are identified. The most important blood group system are, however, two names as ABO and RH blood group system. There are four main types of blood group present in human according to ABO blood group system. These blood groups are based on their presence or absence of two antigen on surface of red blood cells called antigen A and antigen B. Other important blood group is based upon presence or absence of Rh antigen on the surface of red blood cell. The people have Rh antigen on the surface of the red blood cell are called Rh positive, and those who do not have this habit called Rh negative. ABO system works with the help of Rh system. So that we talk of the blood groups based upon ABO system with Rh positive or negative. For example, A positive means the person have an A blood type with RH antigens present. ये देखें, जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीजन ए होता है, एंटीजन बी एब्सेंट होता है, एंटीबॉडी ए भी एब्सेंट होता है, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होता है। बी वाले में एंटीजन ए एब्सेंट होता है, एंटीजन बी प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होता है। इस तरह ये उन्होंने एक टेबुलर फॉर्म दी हुई है जो कि आपने इसी तरह तैयार कर लेनी है। ये आपको पेपर में आ सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी किसी को अगर ब्लड ट्रांसफ़र करना पड़े तो आप ये इस टेबल को ही हम सामने रखते हैं कि जो ए बी है इसमें हर तरह की जैसे हम ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है जिसमें ए बी पॉजिटिव है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है क्योंकि उसमें सारी एंटीजेंस पाई जाती हैं, और जो ओ नेगेटिव होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती। एक हर स्पेसिफिक ग्रुप वाले ही वरना एक दूसरे को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, हर कोई एक दूसरे को नहीं कर सकता। वो क्रॉस मैच करके चेक कर लेते होते हैं ताकि अगर किसी को कोई और ब्लड की किट लगा दी जाए तो वो पर्सन जो है उसकी जान बचने के बजाय जान उल्टा चली जाती है। Blood transfusion is required in case of some diseases, surgery, or in case of injuries. Blood groups of donor and recipient should match, otherwise we could cause agglutination reaction leading to even death of the patient. Blood groups are matched using antigen-antibody reactions. A blood group O negative is called universal donor because it has not antigens. Hence, it can react with any of the antibodies in the recipient's blood. Universal acceptor is AB positive blood group which has all antigens. एक्सरसाइज आपने इसकी खुद ही सॉल्व कर लेनी है। अगर आपको कोई चीज़ में मसला है तो पूछ लीजिएगा। लेक्चर नंबर 36 बायोलॉजिकल लेक्चर नंबर 8 है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन ब्लड वेसल एंड हार्ट। पीछे हमने ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की जस्ट एक डेफिनेशन से पढ़ी थी, कह लें एक स्टार्ट से पढ़ा था। अब यहाँ पे ह्यूमंस का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पढ़ेंगे कि किस तरह ब्लड फ्लो होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। वेसल्स जिनके थ्रू ब्लड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, हार्ट जो कि पंपिंग ऑर्गन है, एंड ब्लड जो जाहिर बात है वो फ्लूइड है जिसने पूरी बॉडी में घूमना है। ब्लड इज़ द सर्कुलेटरी फ्लूइड, वी कैन कॉल इट अ लिक्विड टिश्यू। ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, the watery fluid and cells, ये जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। The cellular content blood has been described in detail in last lecture. Here we talk about heart and blood vessel. Heart is a pumping organ and highly muscular. Function of heart is to pump blood with the pressure toward lungs and the body. Vessels 3 types की होती हैं, arteries, veins और capillaries। और arteries का काम होता है वो हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाना होता है ब्लड को।
वेंस का काम क्या होता है कि वो बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जाती हैं, और कैपिलरीज जो हैं वो आर्टरीज और वेंस को आपस में कनेक्ट करती हैं, जो कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए यूज़ होती हैं। और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। यहाँ ये लिखा हुआ है, वेसल्स आर ऑफ 3 मेन टाइप्स, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी, वेन्स रिटर्न ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, कैपिलरीज कनेक्ट आर्टरीज टू वेन। फंक्शन ऑफ द कैपिलरीज इज द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल। आगे यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। Arteries and veins are elastic in their structure. These are also have a layer of muscles which consist of 3 layers: external layer, middle layer, inner layers. External layer connective tissues की बनी होती है, middle layer smooth muscles की होती है, और inner layer जो होती है endothelium की बनी होती है. Lumen of both these is meant for blood flow. Arteries have a lumen smaller in diameter and veins have large. ये इन्होंने एक डायग्राम ड्रॉ करके यहाँ पे कलर करके यहाँ पे आपको दिखा दिया। ये कंपैरिजन दिया हुआ है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज का, जो कि आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में इसका कंपैरिजन पूछा जा सकता है, तो आपने ये सारा इसी तरह टेबुलर फॉर्म में देना है। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी. दीज फेस मैक्सिमम प्रेशर. Their function is to distribute blood to all body tissue. Blood is pumped in the arteries by the heart with a very high pressure. That is why arteries are thick-walled to withstand high pressure. यही चीज़ें यहाँ पे इस तरह पैराग्राफ फॉर्म में दी हैं, और वही चीज़ें इधर दी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे थिक वॉल, हाई प्रेशर, हार्ट टू बॉडी, तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। बस ये एक पैराग्राफ फॉर्म में दी हुई है, जो कि आपने पैराग्राफ फॉर्म में अगर कंपैरिजन आता है तो लिखनी है। Veins have to collect blood from the body and return it to heart. Veins face less pressure almost negligible in major veins. Blood flow in major veins again gravitational pull and with low pressure, so that veins have walls prevent backflow of blood. In many parts of the body, like arms and legs, there are muscles that contract and relax to move the blood towards the heart. Capillaries have to exchange material with tissue. These originate from arteries and pass from tissue then joins to make veins. Capillaries have to carry out exchange of material with the tissue. That is why their walls are just called thick, one cell thick. ये सबसे बड़ी walls होती हैं इसकी. Capillaries when enter tissue makes branches where they branch group of muscles are present with which may open or close to increase or decrease the blood flow towards tissue. ये देते हैं आप यहाँ पे, इसको देख सकते हैं कि ये कितनी मोटी इसकी वाल्स होती हैं इन दोनों की, और इसकी बहुत इसकी कंपैरिजन में ब्रीक होती हैं। ये यहाँ पे इन्होंने आर्टरी और वेन की एक डायग्राम बनाई हुई है। Main arteries and veins in human arterial and venous system. Head, shoulder, arms, other body organs like kidneys, gonads, liver, etc. Structure of human heart. Heart in human being is a muscular pump to push blood towards body and lungs. Heart in humans is of the size of a clenched fist. यानी आप अपनी बाई मुट्ठी को अगर बंद करें तो ऑलमोस्ट जितना उसका साइज होता है उतना ही आपके हार्ट का साइज होता है। Heart consists of 4 chambers including 2 atria and 2 ventricle. Atria receive blood from the body and lungs. Ventricle push blood from heart to body and lungs. These chambers are connected to each other. At their junction, valves are present which are responsible to prevent backflow of the blood. Left of the heart, particularly ventricle, is stronger because it has to push blood to the whole body in comparison to right side. ये उन्होंने आपको हार्ट की भी हैंडमेड डायग्राम यहाँ पे बना के दी है। डबल पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट एंड रोल ऑफ वॉल्स. Deoxygenated blood from the body enters the heart through major veins, vena cava to right atrium. राइट एट्रियम में वो आती है. जब राइट एट्रियम में आती है तो कंट्रक्शन होती है, ब्लड एंटर होता है, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल में, और फिर वहाँ पे एक बैक फ्लो ना हो जाए, यानी वेंट्रिकल से एट्रियम में ना चले जाए, तो उसके लिए एक वाल्व लगा होता है. इसी तरह जब ब्लड जो है
लेफ़्ट एट्रियम में भी आता है, तो लेफ़्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में जब जाता है तो वहाँ पे भी एक बैक फ्लो रोकने का वाल्व होता है। दोनों वाल्व्स के नाम हैं, एक का ट्राइकस्पिड वाल्व, एक का बाइकस्पिड वाल्व। आपने ये दोनों नाम याद भी रखने हैं और कौन से वाले साइड का कौन सा नेम है उसी तरह इसको याद रखना है। When right atrium contract, blood enters the right ventricle. There is a valve called tricuspid valve that prevents backflow of blood. On the other side, oxygenated blood from the lungs enters the left atrium, and when left atrium contracts, it enters the left ventricle. At the junction of left atrium and ventricle, another valve present called bicuspid valve that prevent backflow of blood. Tricuspid and bicuspid valves are collectively called atrioventricular valves. In fact, both atria are filled at the same time and also contract at the same time to push blood in the ventricle. Both ventricles also contract at the same time to push blood toward body and lungs. Right ventricle pushes blood in the pulmonary artery towards lungs. At this junction, a valve is present called pulmonary valve that prevents backflow of blood from the pulmonary arteries to the right ventricle. Left ventricle pushes blood towards aorta, which is the main artery distributing blood of the body. आपने ये याद रखना है कि मेन आर्टरी कौन सी होती है जो पूरी बॉडी में ब्लड जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है. दिस जंक्शन इज आल्सो गार्डेड बाय अ वाल्व कॉल्ड aortic valve which prevents backflow of heart from the aorta to left ventricle. Pulmonary and aortic valves are collectively called semilunar valves. Self-excitatory system of the heart. Heart has a self-excitatory system. Heart has a group of muscle called sinoatrial node which produces impulses that spread in the heart to contract its various chambers systematically. Impulse spreads while atria first and causes atria to contract, then it enters and then the node called atrioventricular node where its magnitude is increased and then it enters the ventricle and the ventricle contracts. The self-excitatory system group of the muscles of the heart is called pacemaker. ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं. अब चलते हैं कार्डियक साइकिल की तरफ. Cardiac cycle is a time period from when the blood enters the heart to the time when the blood is pushed by the heart. ये इसकी डेफिनेशन है इतनी कार्डियक साइकिल की. और अगर थोड़ा सा लंबा है तो फिर आपने इसके सारे ये पॉइंट्स यहाँ तक बयान करने हैं, ये जो इसके 4 पॉइंट्स हैं. वी कैन आल्सो से डैट इट इज़ द टाइम पीरियड फ्रॉम आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल टू वेंट्रिकल सिस्टोल. कार्डिक साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स. जब सबसे पहला स्टेप क्या है, बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर रिलैक्स. दिस इज द टाइम व्हेन बोथ एट्रिया आर फिल्ड विद द ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड लंग्स. यहाँ इस टाइम पे बॉडी और लंग्स से सारा का सारा खून आ जाता है. यहाँ पे ऑल हार्ट मसल्स आर रिलैक्स विच मीन्स दैट दीज आर एट डायस्टोल, जिसको हम डायस्टोल कहते हैं. फिर उसके बाद क्या होगा, कंट्रैक्शन होगी. देन बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लड इज पुश्ड इनटू वेंट्रिकल. दिस इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल. इसको एट्रियल सिस्टोल कहते हैं. एट दिस टाइम बोथ एट्रिया AV walls are open and both semilunar walls are closed. Then the ventricles contract and push blood into aorta and pulmonary artery. This is called ventricular systole. With this cardiac cycle is complete. यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो जाता है और फिर वापस वो पहला स्टेप शुरू हो जाता है. देन अगेन बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर रिलैक्स, दैट इज कम बैक टू द इनिशियल स्टेज. अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, डबल सर्कुलेशन. Human circulatory system is called double circulatory system because heart receives and sends blood from and to lungs and the body. Look at the diagram below for detailed view. ये देख लें, ये इन्होंने हैंड मेड एक डायग्राम दे दी है कि ये इसके अंदर से बॉडी के अंदर से खून आता भी है, दिल के अंदर खून इससे जाता भी है. इसी तरह लंग्स में भी आ भी रहा है और लंग से वापस होके भी इसके अंदर वापस आ रहा है. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज हार्ट रिसीव एंड सेंड ब्लड फ्रॉम एंड टू लंग्स एंड बॉडी. Systematic circulation from heart to body and vice versa, head, shoulder, arms, lower body organs. Pulmonary circulation from heart to lungs and vice versa. एक्सरसाइज आपने देख के इसको सॉल्व कर लेना है.
लेक्चर नंबर 37 जो कि बायोलॉजी के पोर्शन का लेक्चर नंबर 9 है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी आप इसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इसी तरह जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। सारे के सारे एनिमल्स और प्लांट्स का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वाई रेस्पिरेशन? लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटी. एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड बाय कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस फ्रॉम फूड और photosynthesis. Respiration is the process of exchange of gases to produce energy in biological form. Now, what is respiration? Respiration consists of process involve exchange of gases in living organism or metabolic reaction to produce energy. Respiration is the one of the most metabolic activities. It is of two types. कौन कौन सी? ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन होती है और सेलुलर होती है। ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ ब्रीदिंग और वेंटिलेशन, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, मूवमेंट एंड गैस एक्सचेंज. Cellular respiration consists of metabolic reaction to produce energy by utilization oxygen. यानी जब हमने अब ऑक्सीजन को इनहेल कर लिया है तो ऑक्सीजन का जहाँ जहाँ इस्तेमाल होना है वो आ जाती है सेलुलर रेस्पिरेशन में. प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सट्रैक्टिंग द कंजर्विंग एनर्जी फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल्स इन द बायोलॉजिकल फॉर्म सच एज एटीपी. सेलुलर रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एक होती है एरोबिक और एक होती है एनारोबिक. एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है उसमें ऑक्सीजन जो होती है वो यूटिलाइज हो रही होती है, और जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज ना हो रही हो, इन्वॉल्व ना हो रही हो, उसको हम कहते हैं एनारोबिक. एरोबिक इन विच ऑक्सीजन इज यूटिलाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी. एग्जाम्पल है इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया. Anaerobic in which oxygen is not involved but energy is produced using other molecule, for example fermentation in some bacteria. Organismic respiration. Organismic respiration is the ventilation or breathing, that is the movement which causes inhalation and exhalation. Air contains gases and exchange of gases occur in the specialized organs, for example lungs in human. डिफरेंस बिटवीन सेलुलर एंड ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, ये दो पॉइंट्स हैं जो ये ऐसे पूछे भी जा सकते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ सीरीज ऑफ इवेंट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यानी जो हमने ऑक्सीजन हम ले ली है उसका जो रिएक्शन हो कि हमें एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है वो इसमें आएगा. और ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन वो होगी जिसके अंदर ऑक्सीजन का इनहेल होना और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल होना आ जाएगा, जिसको हम ब्रीथिंग कहते हैं. ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द बॉडी दैट रिजल्ट इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर. वी आल्सो कॉल्ड इट ब्रीथिंग और वेंटिलेशन. रेस्पिरेशन इन एयर एंड वाटर. रेस्पिरेशन इन एयर इज ईजियर इन कंपैरिजन टू वाटर बिकॉज एयर जो होती है वो लाइटर होती है, वाटर जो होता है वो डेंसर होता है. तो जो लाइटर मीडियम होता है वहाँ पे रेस्पिरेशन आसान होती है. अब हम डिफरेंट थिंग्स की अलग अलग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और फिशेस वगैरह की. प्लांट्स में कैसी होती है? गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स अकर बाय स्टोमेटा इन मेसोफिल सेल्स. स्टोमेटा जो होती है वो ओपनिंग्स होती हैं, वो ओपन और क्लोज होते हैं जब उनको गैसियस एक्सचेंज करना होता है. Stomata are the opening guarded by the guard cell. These are used for transpiration in plants through water vapors. Root of plant gets the oxygen required by the plant from air present in the soil. Aquatic plants acquire their oxygen from oxygen dissolved in the water. एनिमल्स जो होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के, क्योंकि एनिमल्स होते हैं तो हर डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट जो है मीन्स हैं रेस्पिरेशन के. जैसे फिशेस में होती हैं उसमें गिल्स होते हैं, और एनिमल्स जो हैं हम जैसे कि हम इंसान हैं उनमें लंग्स होते हैं. इन एनिमल्स respiration occur by means of specialized organ, for example gills in fishes and lungs in the terrestrial animal. The most important
property of respiratory organ is respiratory surface that support and facilitate the process of respiration. Properties of respiratory surfaces. Properties of respiratory surface include a large and moist surface area, a thin epithelium, ventilation, and a capillary network. Respiration in some small animal. In small animal, respiration occur by mean of general body surface और specialized system. हाइड्रा जो है उसकी बॉडी कैविटी और माउथ ही होता है, उसके ज़रिए ही वो अपनी वाटर इन एंड आउट करता है और वहीं से उसका गैसियस एक्सचेंज होता है. हाइड्रा इज एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विच हैव अ माउथ एंड अ बॉडी कैविटी थ्रू विच वाटर मूव्स इन एंड आउट. सेल्स ऑफ इनर बॉडी wall exchange gases with that water. Cells of epidermal layer exchange gases with the water. And some other organism like earthworm which have a closed circulatory system, the exchange of gases takes place by the capillaries which are present in close vicinity with the body wall. In arthropods, especially insects like cockroach, a very special system of gas exchange exists called a tracheal system. Tracheal system is the system of tubes which are extension of the body wall and make a network of tubes called trachea, tracheoles, and air sacs in the body. These have opening to exterior called spiracles. Air enters in through spiracles and enters the trachea and tracheoles, which are present close to the tissue. Gas exchange is easier because trachea or only air is present, which is a very lighter medium. Tracheal system is a very efficient system of respiration. Respiration in fishes. Fishes are aquatic animals. These have respiratory organs called gills. वाटर वो जो है वो पानी अपने मुंह से जो लेती हैं उसके अंदर से जो उन्होंने गैसियस एक्सचेंज करना होता है या पानी को बाहर निकालना होता है वो अपने गिल्स के थ्रू करती हैं और उनका सिंगल सर्किट हार्ट होता है ना. जैसे हमारा हार्ट तो डबल पंपिंग सिस्टम है, उनका डबल पंपिंग सिस्टम नहीं होता और गिल्स ही जो है वो उनकी तरफ ब्लड जब जाता है तो उसके बाद वो गैसियस एक्सचेंज होता है. इसी तरह जो फ्रॉग हैं वो एक्वेटिक और लैंड दोनों के दरमियान में आ जाते हैं एनिमल्स की, क्योंकि फ्रॉग्स पानी में भी रहते हैं. जैसे कि जब वो अंडे देते हैं वो लार्वा जो बनता है वो उन्होंने पानी में दिए होते हैं, तो वहाँ पे उनके जो उस टाइम पे जो लार्वा है उसके अंदर गिल सिस्टम होता है और जब वो फ्रॉग है वो एडल्ट फ्रॉग बनता है तो उसकी रेस्पिरेशन उसके लंग्स और स्किन के ज़रिए होती है. बर्ड्स जो है उनके अंदर भी लंग्स का सिस्टम होता है, एयर सैक्स का सिस्टम होता है, तो वो वहाँ से उनका गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है. ये मैं आपको उर्दू में सारा समझा दिए, बहुत आसान लिखा हुआ, आप इसको खुद ही पढ़ लें. अगर कुछ समझ में ना आए तो फिर पूछ लीजिएगा. रेस्पिरेटरी ऑर्गन. लैंड animals have the respiratory organs named lungs. In aquatic animals, gills are the organs for the gaseous exchange. अब हम ज़रा थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को. जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो अपनी नाक के ज़रिए लेते हैं ना, सांस को नाक के ज़रिए लेते हैं. तो सबसे पहले नोस्ट्रिल्स एंड नेज़ल कैविटी आ जाती है, फिर फेरेंक्स, लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स. तो सबसे पहले हम ज़रा डिटेल में नोज़ एंड नेज़ल कैविटी के पढ़ेंगे. नोज़ वो पार्ट है जहाँ से इनहेलेशन हो रही है. इसके अंदर ऐसी सरफेस में म्यूकस और सेल्स होते हैं जो कि एक हिसाब का हमारे लिए फ़िल्टर बन रहे होते हैं. जो गंदी एयर है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे चिपक जाते हैं, जिसको हम बाद में नाक साफ करके निकाल सकते हैं. और जो फ्रेश एयर है, फिल्टर्ड एयर है, वार्म एयर, वो अंदर को जाती है. फेरेंक्स जो है वो मस्कुलर पैसेज प्रोवाइड करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन भी प्रोवाइड करता है और इस तरह फेरेंक्स के से होती हुई लेरिंक्स की तरफ जाती है. लेरिंक्स जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप भी बातें करते हैं, कोई भी बात कर रहा है तो जो हम बोल रहे हैं, हमारी आवाज़ जो निकलती है, जो वो लेरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से हम बोल पाते हैं. Larynx is a complete cartilaginous structure through which air moves down to trachea. Its opening is ciliated and covered with mucus. Mucous membrane is stretched across thin-edged fibrous band called vocal cords. Vocal cords help in voice production.
फिर अब ट्रैकिया जो है विंड पाइप जिसको कहते हैं, इसके अंदर जाती है और वो विंड पाइप जो है आगे से दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि हमारे दो लंग्स हैं, वो दो हाफ में डिवाइड होके उसकी हम उसको ब्रोंकाई कहते हैं, जो इसके दो हिस्से बन गए। और आगे ये फर्दर डिवीजन इसमें ढेर सारी हुई होती है, उसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और उसका जो आगे से आगे जाके छोटे से छोटा पार्ट होता है, हम उसको एल्विलाई कहते हैं। Trachea is a long stretched pipe from larynx to lungs. It has a tubular structure. It lies ventral to esophagus. It has a C-shaped cartilaginous rings which are supporting structure and prevent tracheal collapse. Trachea extend through the chest cavity or thorax. In thorax, it divides into two tubes called bronchi, one entering each lung. Trachea divide from bronchi to thoracigen. Bronchi enter the lungs and the divide further to make bronchioles. When they attain a diameter of 1 millimeter or less, bronchi have the same cartilaginous rings, but they become irregularly distributed plates when the reaches at the end of bronchioles. Alveoli bronchioles keep dividing further and enter into the lung to give rise to air sacs. Air sac is a functional unit of lungs. Air sac consists of several microscopic structures called alveoli. Alveoli and air sacs are covered with a network of capillaries. This network is the site of gaseous exchange. यहाँ पे गैसों का तबादला हो रहा होता है. Structure of lungs. There is a pair of lungs. One is right and one other is left. These are present in the chest cavity. Lungs are protected by rib, जो रिब केज हमारी बॉडी का होता है उसके ज़रिए इसको प्रोटेक्शन दी जाती है. प्लूरल कैविटी के ज़रिए. लंग्स आर स्पॉन्जी एंड इन स्ट्रक्चर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मिलियन ऑफ विलाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए स्पंज की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है. बिलो लंग्स अ मस्कुलर फ्लोर ऑफ द चेस्ट इज प्रेजेंट विच इज़ कॉल्ड डायाफ्राम. ब्रीथिंग, जब हम सांस ले रहे हैं वो प्रोसेस. ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. लंग्स are spongy, cannot pull or push air themselves. Breathing movement occur with the help of pressure and movement of diaphragm. Diaphragm is dome-like structure present at the floor of chest cavity. When it is contracted, it becomes less dome-like, which result in the expansion of chest and inhalation of air. When it is relaxed, and it becomes more dome-like, and the pressure in the chest is decreased, which result in the exhalation of air. When muscles between the ribs contract, rib cage is elevated, and when relaxed, ribs settle down. This movement also helps the process of breathing. Gaseous exchange of gases and alveoli. Gases are exchanged against the pressure difference in the blood and the lungs. Blood capillaries are distributed along alveoli in very thin layers. Blood cells and alveolar hairs are very close to exchange of gases. Gases are exchanged at the alveoli. Hemoglobin is the blood cell help in the exchange of oxygen against the concentration difference. Hb plus O2 gives us HbO2. Reversible if the pressure of gases in air is changed. Transport of CO2. Carbon dioxide is more soluble and dissolved in tissue fluid. From here, it enters into blood capillaries. Carbon dioxide is transported in blood as 20% as carboxyhemoglobin, 5% by few plasma protein, about 70% as bicarbonate ion combined with the sodium. CO2 plus H2O gives us carbonic anhydrase यानी H2CO3, इसको कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं. H2CO3 gives us H positive plus HCO3 negative. Factors affecting gas exchange. Carbon dioxide. If CO2 increases, then CO2 tension decreases. The result in that capacity of hemoglobin for O2 is reduced. Rise in temperature decreases the oxygen carrying capacity of hemoglobin. If pH declines, the oxygen carrying capacity declines. H positive ion bind to hemoglobin, decrease the oxygen carrying capacity. ये फैक्टर्स जो हैं ये आपने अच्छे से याद कर लेने, पूछे जा सकते हैं. लंग कैपेसिटी एंड इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन ब्रीथिंग. हमारे जो लंग्स हैं वो
5 लीटर की उनमें कैपेसिटी होती है एयर की, जबकि हम नॉर्मली जो है हम रेस्ट कर रहे हों या सो रहे हों जस्ट 1/2 लीटर यूज़ हो रही होती है। हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो 3.5 लीटर तक यूज़ होती है, यानी कभी भी पूरा का पूरा उसकी कैपेसिटी को हम यूज़ नहीं करते। 1.5 हमेशा रेजिडुअल रहता है। नॉर्मली एक इनहेलेशन मिनट होता है, फिर जो होता है पर मिनट 15 to 20 टाइम होता है, और जब अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हो तो पर मिनट वो 30 टाइम्स होता है। ये जो चेंजेस इन कंपोजिशन है ये भी आपने याद कर लेनी है इसका टेबल। यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है और एक्सरसाइज जो है आपने देख लेनी है और उसको कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलें। एक्सक्रीटरी सिस्टम, लेसन नंबर 38, बायोलॉजी का है लेसन नंबर 10। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी जो हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से कैसे निकल रहे हैं, क्योंकि उनका निकलना भी ज़रूरी होता है। Living organism have to metabolize. It consists of anabolism and catabolism. Anabolism जो होता है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड होता है, कैटाबोलिज्म जो होता है वो ब्रेकिंग डाउन होता है। Anabolism consists of all reaction for formation of compounds. Catabolism is breakdown of various compounds including glucose, proteins and lipids for the formation of energy. अब ये देख लें रिएक्शन इधर कुछ दिए हुए हैं। Carbohydrates plus oxygen gives us CO2 plus H2O plus energy. Proteins plus oxygen gives us CO2 plus H2O plus NH3 plus energy. Lipids plus oxygen gives us CO2 plus H2O plus energy. हमें बेसिकली हर चीज़ से क्या चाहिए थी? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से हमें एनर्जी चाहिए थी। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ये NH3 ये क्या है? हमारा बेस प्रोडक्ट है, हमें नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए एक बॉडी में सिस्टम की ज़रूरत है जो कि इसको बॉडी से बाहर निकाले। We can see in the reaction about the metabolic waste products are carbon dioxide, water and ammonia. These are the waste and surplus material. These have to be removed. Ammonia is highly toxic for the tissues. Water and CO2 are dangerous for the body if these are present in the excess. A rise in CO2 may result in the decrease in pH in the blood, which is dangerous. Ammonia is highly toxic and has to be converted into less toxic form, but those forms also need to be removed, वो भी बॉडी से निकालनी चाहिए। Changes in water concentration in tissue fluid also create problems. Higher concentration may cause dropsy, which is accumulation of water in tissue. Decrease in water concentration may lead to dehydration. For all of these reasons, is an excretory system is required. एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स, मेजर वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल सॉल्ट, यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, एक्सेस वाटर। एक्सक्रीशन इन एनिमल कौन कौन से होते हैं, मतलब टाइप्स के? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्मॉल एनिमल, लार्ज एनिमल। अडेप्टेशन टू हैबिट के लिहाज से उनमें चीज़ें होती हैं, वाटर, डेजर्ट और ट्रेडिशन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, सबसे पहले हमारी जो स्किन है वो भी एज एन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर वर्क करती है, जैसे कि हमें पसीना वगैरह आता है जब, तो हमारी बॉडी का एक्सेसिव साल्ट एंड वाटर जो है वो बॉडी से निकल जाता है, तो ये भी एक करिए एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पे। साल्ट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन सब मेरीन और ब्रैकिश वाटर इनहेबिटेंट ऑर्गेनिज्म। इंटेस्टाइन समटाइम्स एक्ट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। किडनी जो है वो मेजर रोल प्ले करती है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिहाज से, और वो हमारी हेल्थ ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इज डिफरेंट इन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश एंड मेरीन वाटर। किडनी in freshwater organism is modified to produce dilute urine, while kidneys of marine brackish water inhabitant animals are designed to produce concentrated urine. External and internal structure of kidney. किडनी जो होती है वो बीन लाइक्स उसका स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है हमारी बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जो है जो जितना भी हम जैसे हमें यूरिन आता है उसको हमारे खून को साफ करके वो सारा उसका वेस्ट मटीरियल निकाल के
फिंगर, जिनके खुदा ना खास्ता किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है उनको डायलिसिस और पता नहीं किस किस तरफ लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि ये खून की सफाई करती है, खून में से एक्सेसिव मटेरियल को निकाल के भेजती है। किडनी इज अ बीन लाइक स्ट्रक्चर, अ पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल cavity. It attached to the dorsal body wall. Then concave part of kidney lies towards vertebral column. There is a depression towards the vertebral column which is called hilus. The concave part provides the space for entrance and exit for renal artery, vein and nerves. A thin tube ureter arises out of the concave part of the kidney. If we look at the section of kidney, then the outermost layer reddish color is called cortex. After cortex, the second layer consists of structure like pyramid sucker. This region is called medulla. A funnel-shaped cavity is present inside the receiver unit called renal pelvis. Nephron is a functional unit of kidney. Kidney have many small structures present in cortex and medulla called nephrons. Function of nephron is to produce urine. Nephron consists of the following structure: glomerulus, which is a capillary network; Bowman capsule is a capsule-like structure in which glomerulus is present; convoluted tubule, loop of Henle और conducting wire. और ये इसका इन्होंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो बना के दे दिया है आपको। ये देखें, ये ग्लोमेरुलस है, ये बोमन कैप्सूल है, ये आर्टरी आ रही है इसकी, ये प्रोमैक्सियल ट्यूब है पूरी, ये लूप ऑफ हेनल, कलेक्टिंग डक्ट, कैपिलरीज वेन। फंक्शनिंग ऑफ किडनी. Function of kidney is to produce urine. Kidney produces urine by the following mechanism. Pressure filtration is the renal capsule occur due to blood pressure in the renal artery. Molecules other than red blood cell and plasma are filtered, that is, these enter into the renal capsule. It is called Bowman filtrate. It consists of salts, glucose, urea and uric acid. ये बोमन कैप्सूल को भी बना के दिखा दिया। रीएब्सॉर्प्शन, यहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन होती है, यानी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है तो हमारी बॉडी को खून में वो चीज़ वापस रिटर्न कर दी जाती है और जो वेस्ट है वो निकल जाता है। द फिल्ट्रेट moves around the tubular system. Next step is called reabsorption. Reabsorption means that those compounds which are useful for the body return back to the blood, and the remaining part of the filtrate in tubules make urine consist of water and nitrogenous waste. Reabsorption occurs through the network of capillaries surrounding the tubules. Reabsorption is selective process. Glucose, water and salts are reabsorbed. In the last step, only nitrogenous waste remain inside the urine. This urine now goes down to the pelvis and ureters. Through ureters, it enters in the urinary bladder for temporary storage. When bladder is full, there is a reflex for urination through urethra. Urination is not under conscious control in infant. In adults, however, this is under the conscious control through a sphincter present on the junction of the urinary bladder and urethra. Osmoregulation. Kidney help in osmoregulation. This also help in maintenance of blood pressure. In case of increased blood pressure, dilute urine is produced to temporarily reduce the quantity of water. In case of decreased blood pressure, concentrated urine is produced and water is absorbed to compensate the fluid loss. Like in case of too much perspiration, thirst is also a reflex is response to decreased quantity of water in blood. हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। लेक्चर नंबर 39, इकोलॉजी 1। इकोलॉजी क्या है? हम जो हैं जैसे ह्यूमन बींग्स इंसानों के अलावा यहाँ डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स हैं, और हर ऑर्गेनिज़म का दूसरे ऑर्गेनिज़म से या उस ऑर्गेनिज़म का अपने इन्वायरमेंट के साथ एक इंटरेक्शन होता है। उस इंटरेक्शन की स्टडी को जो है वो हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज़म्स एंड देयर environment. The physical surrounding of an organism, including air, water, soil, etc. Organism to
have to interact with the environment. Environment provides organism everything required to live. Environment is always changing, may be supportive or hostile. अगर supportive होगी तो वो ज़्यादा देर जिंदा रह सकेगा, hostile होगा तो नहीं रह पाएगा जिंदा. Organism living in the environment are best fit for that particular environment. Environment जो है उसके अंदर दो तरह के फैक्टर होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक वो होंगे जो लिविंग है, एबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग है. बायोटिक में आ जाते हैं एनिमल्स, प्लांट, फंजाई, अलसी, बैक्टीरिया. एबायोटिक में एयर, वाटर एंड सॉइल. व्हाट इज इकोलॉजी? द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट. बायोस्फीयर एंड एनवायरनमेंट, सरफेस ऑफ अर्थ क्रस्ट, वाटर बॉडीज ऑन अर्थ सरफेस, एटमॉस्फेयर दैट सराउंड अर्थ. Levels of organization in ecosystem: species, population, community and ecosystem. Then comes biome and biosphere. Ecosystem is the area where organisms live in interaction with the non-living factors. Organisms at their environment. Organisms live in specific location or areas suitable for them. Habitat जो होते हैं हम या मस्कन होता है वो कहते हैं वो फिजिकल लोकेशन है जहाँ एक ऑर्गेनिज्म रहता है. ठीक है. और habitat is a term that used for physical location of the organism. Another term is niche. Niche is the defined as ecological role of a organism. Organism interact with their surrounding. Their interaction is termed as niche. Biological and abiotic and abiotic components. Biotic जो लिविंग एनिमल, प्लांट, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म. नॉन लिविंग में जो बायोटिक है उसमें आ जाते हैं एयर, वाटर, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट. देन एनर्जी फ्लो इन इकोलॉजी. मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोलॉजी इज सनलाइट. इकोसिस्टम में सनलाइट है. ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? वो जो कि अपनी जैसे उसको हम प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं, अपनी खुराक जो खुद तैयार करते हैं. ऑटोट्रॉफ्स वो होंगे जो सनलाइट को यूटिलाइज करते हुए अपनी फूड प्रिपेयर करें. Autotrophs are those organisms which utilize the energy stored in the organic compound and use sunlight to make their food. These organisms carry out photosynthesis and use this energy to convert carbon dioxide and water into oxygen and glucose. The other type of autotrophs make carbohydrates using chemical energy. फॉर एग्जाम्पल मैनी बैक्टीरिया, क्योंकि केमिकल एनर्जी यूज़ करें तो इसको कीमो ऑटोट्रोफ्स कहते हैं. हेटरोट्रोफ्स कौन से होते हैं? दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड अपॉन ऑर्गेनिक सोर्स, जिसमें हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स तीनों आ जाते हैं. हर्बीवर्स कौन कौन से हैं? द ऑर्गेनिज्म दैट ईट प्लांट्स, दैट इज प्रोड्यूसर्स, आल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर. Carnivores, the organism that eat herbivores or other carnivorous animals. Omnivores, the organism that eat upon plants and animal both. Pyramids in ecology. ये होता है एक पिरामिड. और जब हम पिरामिड बनाते हैं सबसे नीचे हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं, उसके ऊपर कंज्यूमर होते हैं, उसके ऊपर डिकम्पोजर होते हैं. प्रोड्यूसर्स के उनसे चीज़ हैं तो ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ऑन फूड बाय यूजिंग sunlight or inorganic chemicals. Consumer, the organism which feed upon producer और अदर कंज्यूमर और डिकम्पोजर जो होते हैं वो उनको डेड जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ब्रेक डाउन करने के यूज होते हैं. दोज आर द ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिक मैटर. इधर खाली जस्ट वैसे ही लिखा हुआ है और इधर ये इकोलॉजिकल पिरामिड विद द हेल्प ऑफ इमेजेस यहाँ बनाया हुआ है. आगे चलते हैं फूड चेन की तरफ. फूड चेन क्या है? इकोसिस्टम का जो हमारा रिलेशनशिप है कि कौन सी चीज़ किसको खाती है, फिर उससे अगली उसको खाती है, उससे अगली उसको खाती है, उसका बने. जैसे कि इंसेक्ट है जो वो घास को खाता है, ग्रास को खाता है, तो ये पहले ग्रास फिर इंसेक्ट. इंसेक्ट को फ्रॉग खाता है तो इसलिए एरो के बाद फ्रॉग. हॉक जो है वो फ्रॉग को खाता है तो इस तरह. इसी तरह डेड प्लांट जो है उसको अर्थवर्म खाएगा तो अर्थवर्म को टर्टल खाएगा, टर्टल को ईगल खाएगा. ये एक फूड वेब दिया हुआ है
Food webs are complex energy flow pathways and relationship in the ecosystem. Sunlight जो है वो यूटिलाइज कर रही है ग्रास एंड प्लांट्स। जो ग्रास है उसको और क्या प्लांट्स है, गोट उसको खाती है, गोट को लाइन खा जाता है। इसी तरह जो रैट्स हैं प्लांट्स को भी खा जाते हैं, ग्रास को भी खा जाते हैं, और रैट्स को जो है ईगल डायरेक्ट भी खा लेता है, स्नेक भी खा लेता है, और जो स्नेक है उसको ईगल खा लेता है। ये एक कम्प्लेक्स फूड वेब है। फैक्टर दैट अफेक्ट द environment: air currents, temperature, soil, water and light, human interference or industrial influence. Industrial growth result in the production of more and more effluents. Industries produce effluents which may be solid or liquid. These may contain heavy metal, toxic chemical. These are disaster for the biodiversity. This could be treated well. This should be treatment. The solution is treatment plants for removal of dangerous material. लेकिन क्या हो रहा है कि प्लांट्स जो हैं, जो ट्रीज़ जो हैं, फॉरेस्ट जो हैं, उनको कट डाउन किया जा रहा है, जबकि वो मज़ीद लगाने चाहिए। अब उनके कट डाउन से क्या हो रहा है, ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी पे असर आ रहा है। क्या है कि बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र अब बिल्डिंग्स बनाने की ज़रूरत है, उसके लिए प्लांट्स को ख़त्म करें, फॉरेस्ट को ख़त्म करें, या फर्नीचर वगैरह की ज़रूरियात के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन ये होता है कि जब इस तरह होगा, अगर एक भी चीज़ जो है किसी ऑर्गेनिज़म की कम होती है तो मसला होता है। जैसे कि अगर चिड़ियाँ हैं वही ख़त्म हो जाएं, कम हो जाएं, ख़त्म ना भी हो, कम हो जाए, तो क्या है, वो जो कीड़े मकोड़े जिनको चिड़िया खाती है वो बढ़ जाएंगे। जब वो बढ़ जाएंगे तो वो फसल को तबाह कर देंगे। इसलिए ये चीज़ें जो हैं, किसी भी चीज़ का एक्सटेंशन जो है नापैद होना वो अच्छी चीज़ नहीं है। फॉरेस्ट आर कट डाउन फॉर वुड मे बी यूज इन बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। फॉरेस्ट आर आल्सो कट फॉर मेकिंग टाउन. This result in destruction of habitats of organisms, which may leads to extinction of many organisms. And organisms are related, result may be increase or decrease the number of other organisms. For example, sparrows are decreased, then insects, pests may increase and destroy crops in that area. Urban spread. As population are increasing, there is an increasing need of towns and cities. Urban spread requires the cutting of forest or other type of habitat destruction. Construction of dams or waterways. Dams and waterways are constructed on water bodies. These may result in habitat destruction of fish and other aquatic animals. Loss of biodiversity results in the instability of ecosystem. Agriculture also affect environment in grassland keeping. Too many animals may result in loss of grass and destruction of ecosystem. In crop growing field, fertilizer use and growing exhaustive crops may result in damage to the ecosystem. नेचुरल फैक्टर्स क्या आ जाते हैं, जिसमें सैलाब और जो है ज़लज़ले आ जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करते हैं, जिससे ओवरऑल इकोसिस्टम जो है वो तबाह हो जाता है। Importance of environment for the healthy living of organism. Organism have to believe in our environment. Organism need food, shelter and resources. If the balance of environment is changed by extinction of an organism or some other factor, then many organisms in the food chain or web are disturbed. A balanced ecosystem is required for healthy living of organism. Next chapter है हमारा Lesson number 40 by Ecology 2, Ecosystem. Ecosystem is an area where organisms are living an area in interaction with each other and their physical surrounding. There are many types of ecosystem, mainly divided into two categories: aquatic ecosystem and terrestrial ecosystem. कंपोनेंट्स ही हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एबायोटिक और बायोटिक। इसी तरह ये हम प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स को भी पढ़ चुके हैं। ये हमने पैरामिड भी पिछले लेसन में भी अभी पढ़ा है, वही चीज़ है। यहाँ पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की डेफिनेशन दी हुई है। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, आपने अभी पिछले पढ़ा, जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, आगे उसकी एग्जाम्पल दी हुई है। कंज्यूमर क्या होते हैं, जो अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो किसी दूसरे सोर्स से जो है वो फूड हासिल करते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो किसी एनिमल्स को हासिल करें।
डिकम्पोजर, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। Abiotic components of the ecosystem: water, light, air and soil. Water is the limiting factor in an ecosystem, यानी ये इसकी एक लिमिट तक है, बाद में ही ख़त्म हो जाएगी. It is required by living organism have to adapt according to the availability of water. Sunlight is the primary source of energy from, for example, zone of lake. Air manages temperature and other things. Soil support life. Ecosystem examples: climate and weather affect the ecosystem. There are various ecosystems in the world and in Pakistan according to the climate of the area. Aquatic ecosystem: water in liquid medium to support life. Aquatic ecosystem may be of fresh water or marine or lake or sea. Water has some properties. इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? It changes its temperature slowly, more appropriate for life. It absorbs considerable amount of energy, but at depths its level decreases for photosynthesis. Nutrients are concentrated at bottom. Water is abundantly available in ecosystem. Freshwater lakes vary in nutrient, physical condition and depths. Life also varies according to the condition. Lakes की 3 zones होते हैं: लिटोरल, लिम्नेटिक एंड प्रोफंडल. लिटोरल जो होता है वो शैलो वाटर होता है, लिम्नेटिक जो होता है अपर लेयर ऑफ डीप वाटर होता है, प्रोफंडल जो होता है बॉटम लेयर ऑफ डीप पार्ट होती है. और उसमें डिफरेंट टाइप के हर पार्ट के यहाँ से चीज़ें पाई जाती हैं. ह्यूमन इंटरफेरेंस: वाटर कम्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड रिजल्ट इन यूट्रोफिटिकेशन. एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ cyanobacteria creates and scum on the surface. Result is that the plants and animals die. Decomposer bacteria further decompose, result in a more organic matter. Ultimately, habitat destruction is the result. Terrestrial ecosystem: plants and animals adapt to changes from water to land habitat. Supporting tissue developed for the purpose. Animal has skeleton and plant have vascular bundles to support these organs. Mechanism of land. Water conservation is another adaptation to conserve water. Types of terrestrial system: 4 तरह के terrestrial system होते हैं: forest ecosystem, grassland ecosystem, desert ecosystem and tundra ecosystem. Major ecosystem in Pakistan. Pakistan has a variety of climate and season. Have these main ecosystem: temperature deciduous forest, ये शोरगन और नीलम वैली में होते हैं. कॉन्फिडेंस अल्पाइन एंड बोरल फॉरेस्ट, ये कागान, मालम, जुब्बा, डर एंड चिलास में. ग्रासलैंड इकोसिस्टम गिलगित कश्मीर, वजीरिस्तान, चित्राल और करात में. डेजर्ट इकोसिस्टम मियांवाली, पावल नगर, बहावलपुर, अनमोर, थर एंड चोलिस्तान. और थंड्रा इकोसिस्टम माउंटेन ऑफ कराकरम एंड कोहिंदुकश. टेम्परेचर डिसाइडस फॉरेस्ट, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं. आपने ये सारे जितने इन्होंने दिए हुए हैं इसके ऐसा याद कर लेनी है. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको पढ़ा के समझाया जाए, तो ये आपने ऐसे ही इनकी स्पेसिफिकेशन है जो याद कर लेनी है. आगे ये देख लें, इन्होंने पिक्चर दी हुई है कि ये देख लें, ये यूबिया जो है उसके नेशनल पार्क में जो है मंकीज़ हैं और उसके पीछे उन्होंने नेचुरल वो जो सॉलिड वेस्ट है वो दिखाया कि ये जो इंसान है, ह्यूमन इंटरफेरेंस है, कितना बुरा है कि उन्होंने कचरे का मैदान उसको बना के रखा हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. आज के हम लास्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं. लेक्चर नंबर है 41 जो कि बायोलॉजी का है. लेक्चर नंबर 13 फूड चेन. इकोसिस्टम: an area where the organisms are living in the interaction with each other and their physical surrounding is called ecosystem. और 2 तरह के होते हैं, एक्वेटिक और ट्रेडिशियल. इकोसिस्टम में 2 तरह की चीज़ें होती हैं, बायोटिक और एबायोटिक. अब ट्रॉफिक सिस्टम पे चलते हैं. ट्रॉफिक लेवल्स और फीडिंग लेवल इन इकोसिस्टम डिफाइन द रोल्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स. अब हम इनको, ये पैरामिड भी आपने पहले पढ़ लिया था. अब हम आगे इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. ऑटोट्रॉफ्स: these are the organisms that make their own food using sunlight as an energy source. These convert carbon dioxide and water into carbohydrate. Producers are the only source for all organic food in the planet Earth.
This is the entry point of energy. These provide food to all other life forms. Example include algae. Chemoautotrophs. These are the organism which uses inorganic chemicals such as energy source to make carbohydrates. These lives in deep ocean where there is no light source. Examples are some bacteria and deep sea worms. Heterotrophs, consumer. Organisms that do not make their own food and get food from organisms are called consumers. They get energy by eating either plant or other animal. Their source of food is hence is organic compounds produced by producer. Examples are small and large animals. आगे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स आ जाते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर में हर्बीवर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करते हैं, और टर्शियरी कंज्यूमर जो होते हैं जो सेकेंडरी कार्निवर्स को ईट करते हैं. डिकम्पोजर जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं. अब Food chain is the one way flow of the energy in the ecosystem produces to consumer. In ecosystem different food chain exists. There is a relation of eating and being eaten. ये उन्होंने एक फूड चेन यहाँ एग्जांपल के तौर पे दे दिया. एग्जांपल ऑफ फूड चेन फ्रॉम लैंड टू इकोसिस्टम. ये इन्होंने एक और फूड चेन दे दी थी जैसे सनलाइट, ग्रास, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी विद एग्जांपल जैसे ये रैट और मॉल, स्नेक और हॉग. Example of food chain from aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem is marked by water which is liquid medium to sport life, maybe fresh water or marine water. Light temperature penetration is important for biodiversity. Simple food chain ये इन्होंने दो food chain दिखा दी हैं. Food web, a network of eating and being eaten. Feeding relationship with between organism are not as simple as food chains. There is a diversity of organism and one organism may be eaten by more than one other organism. Example is grass is eaten by cows and buffaloes. Example of food web from land ecosystem. Grassland ecosystem have small plants, reptiles, amphibians and mammals. Grass is eaten by the most of the herbivores. Herbivores are eaten by more than one carnivores. जैसे कि ग्रास जो है उसको ग्रास ऊपर भी खाता है, रैबिट भी खाता है, माउस भी खाता है. ग्रास ही ऊपर को हॉक भी खा लेता है या लिजर्ड भी खा लेती है, लिजर्ड को हॉक खा लेता है. इसी तरह रैबिट है उसको हॉक खा लेता है, हॉक माउस को भी खा लेता है, माउस को स्नेक खाता है, स्नेक को भी हॉक खा लेता है. तो ये एक कम्प्लेक्स सा फूड वेब है. एग्जाम्पल ऑफ फूड वेब फ्रॉम एक्वेटिक इकोसिस्टम. Aquatic ecosystem as a phytoplankton, zooplankton, plants, animals, and decomposer. Food webs may be simple or complex starting from the producers. Desert ecosystem. ये desert, dry and hot environment, few specific plant, well adapted animals. ये इसी तरह इन्होंने कैक्टस जो है और श्रब्स का बनाया. कैक्टस को जो है इंसेक्ट्स और रोडेंट्स खाते हैं, इंसेक्ट्स को जो है लिजर्ड और स्कॉर्पियन खाते हैं, लिजर्ड को हॉक खा लेते हैं. इसी तरह जो रोडेंट्स हैं उसको स्नेक खाता है, स्नेक को फॉक्स खाती है, लिजर्ड को भी फॉक्स खाती है और स्नेक को हॉक खा लेता है. फॉरेस्ट इकोसिस्टम. डेंस वेजिटेशन, एनिमल डाइवर्सिटी इज़ हाई, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फूड वेब. ये सनलाइट जो है उसको प्लांट और ट्रीज यूज़ करते हैं. प्लांट्स को जो है रैट्स खाते हैं, रैट्स को स्नेक खाता है, स्नेक जो है उसको ईगल खाता है, रैट को भी ईगल खा लेता है. इसी तरह जो डियर है उस वो ट्रीज़ या प्लांट से एनर्जी लेता है और उसको लाइन खा लेता है. यहाँ पे ये चैप्टर्स एंड होते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें. इस चैप्टर्स में जितनी भी एक्सरसाइजेज दी हैं वो आप अपनी तौर पे खुद सॉल्व करें. अगर आपको उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं और आपको फिर उन पर डिटेल वीडियो बना के दे दी जाएगी. अब मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.